मैं डॉक्टर मंजू कंसल, सह आचार्य मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में मुगल काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो मुगल काल में व्यापारिक स्थिति सल्तनत काल से हमें भिन्न देखने को मिलती है। मुगलकालीन भारत में वाणिज्य व व्यापारिक वर्ग मध्यम वर्ग का सबसे शक्तिशाली समूह था और मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो व्यापारी थे उनका वर्गीकरण हो चुका था, यानी समाज में शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक वर्ग बन चुके थे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि दो प्रकार के उद्योग हमें देखने को मिलते हैं। सुविधा की दृष्टि से व्यावसायिक महत्व की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए उद्योगों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम वर्ग वह आता है जो उद्योग कृषि प्रधान थे और जिनमें उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था, यानी दस्तकार कृषि प्रधान होने के बावजूद भी हस्त उद्योग के माध्यम से ग्राम समाज में परंपरागत रूप से जुड़े हुए थे। और जब हम इन दस्तकारों का उल्लेख करते हैं तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जिससे ग्राम समुदाय या ग्राम समाज आत्मनिर्भर या स्वावलंबन की स्थिति हमें ग्रामों में देखने को मिलती है। दूसरा वर्ग वह वर्ग था जो कि व्यावसायिक दस्तकारों तथा शहरों व कस्बों में वस्तुओं का उत्पादन करता था और द्वितीय वर्ग जिसमें जो उद्योग आते थे वह उत्पादन व्यापार की दृष्टि से किया जाता था, यानी लार्ज स्केल पर व्यापारिक समुदाय में जो उद्योग आते थे उसका उल्लेख इस द्वितीय वर्ग के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और कस्बे और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ व्यावसायिक वर्गों का उदय मुगल काल में हमें देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख वर्ग हैं थोक व्यापारी। पहला जो हमें उदाहरण देखने को मिलता है वो थोक व्यापारी, जिसे हम सेठ या बोरा के नाम से भी पुकारते हैं। और ये सेठ या बोरा जो थे, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि यह व्यापार में ऋण देने और लार्ज स्केल पर व्यापार करने का कार्य करते थे और ये एक संपन्न वर्ग की श्रेणी में आते थे। दूसरे हैं आपके व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत दुकानदार, जो कि दुकानों में खुले रूप में व्यापार का कार्य किया करते थे और छुटकर दुकानदार भी पाए जाते थे जो कि अपनी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति माल बेचकर किया करते थे। फिर तीसरा जो वर्ग इसके अंतर्गत आता है जिसमें सर्राफों व साहूकारों को हम लेते हैं, और साहूकार महाजन जिसे कहा जाता है वह धनी वर्ग था और ऋण देने का, किसानों को व्यापारियों को ऋण देने का कार्य भी किया करता था। इसके अतिरिक्त उस काल तक आते आते यानी मुगल काल में व्यापार की दृष्टि से दलालों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो कि बिचौलिए का काम करते थे और किसान और जो व्यापारी कृषि से जुड़े हुए हस्त उद्योग थे उनको अगर नगरीय क्षेत्र में माल बेचना है तो बीच में दलाली का कार्य करते हुए, कमीशन लेते हुए वह व्यापार को सुगम बनाने का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार से हमें ये विभिन्न वर्ग समाज में आर्थिक दृष्टि से देखने को मिलते हैं। इन्हीं व्यापारी वर्ग के संदर्भ में समकालीन जो लेखक उस काल के मुगल कालीन भारत के हमें देखने को मिलते हैं, उनका ये मानना था कि भारत के शहर
खुदरा व्यापारियों के व्यस्त केंद्र थे, जहाँ रत्नों, वस्त्रों से लेकर पशुओं तक के सभी प्रकार के माल का व्यापार होता था। यानी चाहे उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत के किसी भी शहर को यदि हम लें तो वहाँ सभी प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता था, चाहे वह उच्च यानी सबसे कीमती धातु रत्न हो, हीरे हों, जवाहरात हों, या फिर निम्न स्तर पर पशुओं तक का व्यापार हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो यानी मुगल काल के अंतर्गत व्यापार के क्षेत्र का विस्तार हमें देखने को मिलता है। एक इतिहासकार ने 1959 ईस्वी में ओविंगटन, जिनका नाम था, उन्होंने सूरत के बाज़ारों का वर्णन करते हुए कहा था कि अपने माल का प्रदर्शन करने वाले बनिया समूह और अन्य वाणिज्यिक वर्ग की संख्या इतनी अधिक होती थी कि उनके बीच में से होकर निकलना मुश्किल होता था। इतने अधिक वर्ग बन चुके थे कि उनसे के बीच में से माल को बेचते बेचते वो अंतिम छोर तक पहुंचता था और ये अपने माल में रेशम व अन्य प्रकार के वस्त्रों को अपने हाथों में लिए रहते थे और सिर पर गठरी रखे रहते थे तथा वे उधर से गुजरने वालों को माल खरीदने के लिए आवाज़ लगाते थे। तो इस प्रकार के सूरत के बाज़ारों में किस प्रकार से ये सूरत में हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध प्राचीन काल से ही रहा है और मध्यकाल में भी वहाँ रेशम के वस्त्रों का अधिक प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है और उसमें माल खरीद किस प्रकार से बेचा जाता था और इसका विवरण इतिहासकार ने हमें बताया है। इसी प्रकार से आगरा के एक और उदाहरण हम लेते हैं कि आगरा के एक छोटे से कस्बे की यात्रा करते समय एक आपके प्रमुख यात्री ट्रेवर्नियर ने बनियों की 5-6 दुकानें देखी जिनमें मक्खन, चावल, भूसा एवं सब्जी बेची जा रही थी। ये दूसरा जो उदाहरण है, पहला उदाहरण हमें सेठ या वोराहों का मिलता है और दूसरा जो ये आगरा का उदाहरण है वह दुकानदारों का मिलता है कि इस प्रकार के ऐसी दुकानें वहाँ पर आगरा में देखने को मिली जिस पर विभिन्न आवश्यक वस्तुएं बेची जा रही थीं। इसके अतिरिक्त जो छोटे व्यापारी वर्ग में एक और नवीन व्यावसायिक वर्ग हमें उस काल में मध्यकाल में देखने को मिलता है जिसे कि बंजारा वर्ग कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि बंजारे जो हैं एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं और वह अपने कबीले के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमते रहते हैं और ये एक घुमक्कड़ व्यावसायिक वर्ग हम इसको कह सकते हैं और इनका छोटे व्यापारिक वर्ग में एक अपना अलग ही वर्ग पाया जाता था। यह वर्ग बंजारा जो वर्ग था वो 4 जनजातियों में बटा हुआ था और ये जनजातियां जो थीं चावल, दाल, नमक आदि का व्यापार करती थी। बंजारे तंबुओं में रहते थे, उनके अपने अलग अलग जानवर बैल होते थे जो खुले मैदानों में चरते रहते थे। कभी कभी व्यापारी उन्हें भाड़े पर भी ले लेते थे। बंजारों के जो बैल होते थे उनको कई बार व्यापारी भाड़े पर यानी किराए पर लेते थे, लेकिन अधिकांश ऐसे विवरण हमें उपलब्ध होते हैं जिनमें ये बंजारे स्वयं व्यापारी थे और जहाँ उन्हें अनाज सस्ता मिल जाता था वहाँ से ये अनाज खरीद लेते थे और बंजारे उन स्थानों पर बेच देते थे जहाँ उन्हें अधिक मूल्य प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से ये बंजारा वर्ग अलग ही प्रकार के छोटे व्यापारियों का वर्ग कहा जा सकता है जो अपने तरीके से माल खरीदता था और लाभ कमाकर उस माल को बेच देता था। भारत के चाहे उत्तरी भारत को हम लें चाहे दक्षिणी भारत को हम लें तो अलग अलग राज्यों में
प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के व्यावसायिक वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गुजरात का यदि हम उदाहरण लें तो गुजरात में जो व्यावसायिक वर्ग थे वो थे बनिया, बोरा तथा पारसी। पारसी जो वर्ग था वह भी व्यापार का काम किया करता था। राजस्थान में यदि हम लें कि व्यापारी वर्ग किस प्रकार का था तो उसमें हिंदुओं को और जैन मारवाड़ियों को शामिल किया जाता था। पंजाब में जो व्यापारी वर्ग था वह था खत्री। खत्री जो होते थे वो व्यापार का काम करते थे। और पूर्व का जो समुद्री तट था उसका एग्जाम्पल यदि हम लें तो वहाँ पर जो ये व्यापारिक वर्ग था वह चेट्टी एवं कोमाती नाम से पुकारा जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में हर राज्य में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता था। अब व्यापारिक एवं वाणिज्य वर्ग के लिए कई बार ऐसा होता था कि इनको ऋण या कर्ज लेना पड़ता था व्यापार करने के लिए, और शाही खजाने से भी, यानी जो शासक थे वह शाही खजाने से भी इनको ऋण उपलब्ध करवाते थे। और ऐसे हमें कई उदाहरण मुगल काल में आपको देखने को मिलेंगे जो कि शासकों के द्वारा या मुगल शासकों के द्वारा व्यापारियों को खजाने से ऋण दिया गया। और ऐसा महत्वपूर्ण उदाहरण हमें शाहजहां के काल का देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे कुछ दक्षिणी भारत के तट पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि ये व्यापारिक वर्ग जो था वो माल का आदान प्रदान करता था। और उसमें मलक्का का जो बंदरगाह है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वह बहुत ज़्यादा प्रचलित था। और वहाँ पर भारत, चीन और जावा के व्यापारी आपस में माल का लेन देन किया करते थे। तो इस प्रकार से ये विभिन्न व्यावसायिक वर्ग विभिन्न तरीकों से स्थल मार्ग में, शहरों में, कस्बों में व्यापार का कार्य मुगल काल में किया करते थे। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण था व्यावसायिक वर्ग में, उसमें है समुद्री व्यावसायिक वर्ग की श्रेणियाँ उस मुगल काल में कौन कौन सी पाई जाती थी। और समुद्री व्यावसायिक वर्ग से हमारा तात्पर्य क्या है? समुद्री व्यावसायिक वर्ग से हमारा तात्पर्य है समुद्री यात्रा करने वाले भारतीय व्यापारी, यानी जहाज़ों के माध्यम से बंदरगाहों से जहाज़ों में माल लेकर जाना और माल बेचकर वापस लौटना। और ऐसे जो व्यापारी थे उनकी भी भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ग बने हुए थे या श्रेणियाँ हमें विभिन्न साक्ष्यों से उपलब्ध होती हैं। और उसमें प्रथम जो श्रेणी थी वो थी संपन्न व्यापारियों की श्रेणी या संपन्न व्यावसायिक वर्ग। अब ये व्यापारिक जो वर्ग था, संपन्न व्यापारिक वर्ग जो कहलाता था, वो संपन्न क्यों कहलाता था? इसकी प्रथम श्रेणी क्यों रखी गई थी? ये प्रथम वर्ग क्यों कहलाता था? वो इसलिए कहलाता था कि ऐसे जो व्यापारी थे वह अपने मूल्यवान माल के साथ जहाज़ों में यात्रा करते थे और भारत से दूसरे देशों में, यानी हिंद महासागर होते हुए जहाज़ों में ये यात्रा करके दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे। मूल्यवान माल से क्या मतलब है? मूल्यवान माल से हमारा मतलब है रत्न, हीरे, जवाहरात। ये मूल्यवान धातुएं लेकर ये जहाज़ों पर निकलते थे और इसी कारण इनको संपन्न व्यावसायिक वर्ग के नाम से पुकारा गया है और ये प्रथम श्रेणी माना गया है। दूसरा जो वर्ग था समुद्री व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत, इस वर्ग में वे व्यापारी आते थे जो अपने मालिकों के एजेंट के रूप में
यात्रा करते थे। मालिकों के एजेंट के रूप में से हमारा क्या मतलब है? मालिकों के एजेंट से हमारा ये मतलब है कि जहाज़ों पर एक स्थान से, भारत से दूसरे देश पर अपने माल को लेकर मालिक स्वयं नहीं जाता था, बल्कि मालिक की तरफ से कुछ ऐसे व्यापारी नियुक्त कर दिए गए थे जो कि व्यापार करने के लिए दूसरे देश में जाते थे। इनको नाखुदा व्यापारी भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था इन्हें नाखुदा व्यापारी? जिससे कि उनका ये काम होता था कि ये एजेंट के रूप में काम करे और प्रतिष्ठित व्यापारी की श्रेणी में इनको माना जाता था, और कमीशन लेकर ये एजेंट व्यापारियों के साथ मिलकर कार्य करते थे। तो द्वितीय जो वर्ग था या दूसरा जो वर्ग था वो मालिकों के एजेंट के रूप में कुछ वर्ग इस प्रकार के तैयार थे जो कि दूसरे देशों में जाकर उनकी मालिकों की तरफ से माल को बेचकर लाभ कमाकर वापस भारत आते थे। तीसरा वर्ग वह वर्ग था जो कि छोटे व्यापारी जिसमें शामिल थे। और अब जो ये छोटे व्यापारी थे या तीसरा जो वर्ग था, उनकी स्थिति ये थी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक जहाज में, या इतना माल नहीं होता था कि एक जहाज में को पूरे जहाज को अंगेज करके ये दूसरे देश में जाए। तो इनके द्वारा क्या प्रयास किया जाता था छोटे व्यापारियों के द्वारा कि ये जहाज के लिए अधिक से अधिक व्यापारी जुटाते थे, और ये यात्री जो किराया देते थे वो इससे लाभ कमाते थे और जहाज को अंगेज करते थे। वैसे तो यदि देखा जाए तो ये बड़े जो व्यापारियों से शक्ति में कम नहीं थे और संख्या में भी अधिक थे, और संख्या में अधिक होने के कारण उन पर भारी पड़ते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समुद्री व्यावसायिक वर्ग जो था उनमें 3 प्रकार के वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। और संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि मुगल काल में भारत में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक वर्ग सर्वतोमुखी समुदाय था, और समकालीन गैर कृषि क्षेत्र पर इनका पूरा आधिपत्य था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उद्योगों में 2 आपके वर्ग थे या प्रकार थे, जिसमें एक तो था कृषि प्रधान और दूसरा था गैर कृषि। तो गैर कृषि वर्ग जो था वो वाणिज्यिक वर्ग या व्यापारिक वर्ग में प्रमुख पाया जाता था, और इनका व्यापार में अत्यधिक हस्तक्षेप था। और समुद्री व्यापारियों और व्यावसायिक समूहों की दिन प्रतिदिन आवश्यकता से अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही थी, और इस से संबंधित हुनरमंद व्यक्तियों तथा माल की काफ़ी बाजार में मांग थी, और इसी कारण विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और भारतीय व्यापारियों ने विश्व के विभिन्न बाजारों के साथ, विशेष करके यदि हम देखें तो यूरोप के बाजारों के साथ विशेष संबंध स्थापित किए और व्यापार किया, जिसको हम वाणिज्य क्रांति के रूप में देख सकते हैं। और भारत के इन यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के कारण घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुए। ये थे आपके प्रमुख व्यावसायिक वर्ग मुगल काल में। अब हम लेंगे व्यापारिक पद्धतियाँ किस प्रकार की थी, यानी व्यापारियों ने कौन सी पद्धति अपना रखी थी। तो हम देखते हैं कि उस काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल के अंतर्गत आपको एक विशेष पद्धति जो व्यापार करने की देखने को मिलेगी स्थल मार्ग के अंतर्गत। तो वह यह था कि व्यापारिक लोग एक समूह सुरक्षा की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से
एक समूह बनाकर, यानी जिसे हम उस काल में काफिला कहते थे, कि सारे व्यापारी यानी जो मिलने वाले, आपस में मिलने वाले जो व्यापारी होते थे, वो एक समूह बनाकर अपना माल लेकर काफिले के रूप में यात्रा करते थे। यानी अकेले अकेले स्थल मार्ग पर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वह काफिले में यात्रा किया करते थे। वो क्यों किया करते थे? क्योंकि उस काल के अंतर्गत मार्ग सुरक्षित नहीं थे और चोर डाकुओं का भय बना रहता था, जंगल थे। हालांकि सल्तनत काल के शासकों के द्वारा इस प्रकार की सुविधा व्यापारियों को दी गई थी कि उन्होंने डाक चौकियां जगह जगह पर स्थापित की थी और जंगलों को साफ करवाने का कार्य किया था, लेकिन फिर भी व्यापारी सुरक्षित नहीं था। और ये जो काफिले के रूप में व्यापारी जाते थे, वह दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफिले साथ साथ में बाजार लेकर चलते थे। जितने अधिक व्यापारी होते थे, उनके पास अलग अलग आवश्यकता का सामान या माल हुआ करता था, जो कि वो अपने साथ लेकर चलते थे। और ये जो व्यापारी थे या काफिला में जो व्यापारी चलते थे, वह बड़े बड़े व्यावसायिक नगर, विभिन्न प्रांतों, प्रदेशों की राजधानियों और कई जो व्यापार की गतिविधियों के केंद्र थे, वहाँ पर जाकर व्यापार किया करते थे। और प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो भारत में जो प्रमुख नदियाँ थी, समुद्र के किनारे थे, वहाँ किनारों पर स्थित जो शहर थे, वहाँ पर व्यापारिक कार्य ज़्यादा फलीभूत हुए। यानी व्यापार के वो नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र उस काल में बन गए। तो पहली पद्धति थी स्थल मार्ग पर व्यापारिक वर्ग के द्वारा काफिले के रूप में यात्रा करना। और जो देश के भीतर अनेक स्थान थे, वहाँ पर व्यापारिक वस्तुओं पर प्राप्त करने के लिए, कर प्राप्त करने के लिए चौकियाँ स्थापित की गई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्थान स्थान पर चौकियाँ थी। जो भी व्यापारिक काफिला निकलता था, उनको अपनी वस्तुओं पर उन चौकियों पर कर जमा करवाना पड़ता था। तो इस प्रकार के साक्ष्य हमें विभिन्न इतिहासकारों के विवरण से पता चलता है, जिसमें एक इतिहासकार है उस काल का, मध्यकाल का, आपके मीनहाज सिराज। और मीनहाज सिराज ने अपने ग्रंथ तबकाते नासरी में इस प्रकार की चौकियों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से एक और इतिहासकार है इब्न बतूता। उसने भी अपने यात्रा वर्णन में विभिन्न प्रकार की उस काल की डाक चौकियों का, खुफिया अधिकारियों का और जांच पड़ताल करने के लिए स्थापित विशेष चौकियों के विस्तार से वर्णन किया है। और कहा जाता है कि इन चौकियों पर व्यापारियों और यात्रियों के सामान, माल जो वो लाए हैं, उनकी कड़ी जांच की जाती थी और उन वस्तुओं पर जो वो साथ लाए हैं निर्धारित कर भी लिया जाता था। उदाहरण के लिए मुगल काल का जो प्रथम शासक था बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भी इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया है, जो कि इसके प्रमुख प्रमाण या साक्ष्य कहे जा सकते हैं। अब जो ये व्यापारी थे, उन व्यापारियों के द्वारा जो ये स्थल मार्ग पर विभिन्न पद्धतियाँ अपनाई जाती थी और सुल्तानों के द्वारा उन्हें सहयोग भी प्रदान किया जाता था। और उसमें कहा जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए हम एक घोड़े का व्यापार लें, और घोड़े के व्यापार में कहा जाता है कि अधिक कर लिया जाता था। और कहा जाता है कि जो पशु था, घोड़ा था, उसका 1/4 रकम कर के रूप में व्यापारियों से वसूल
की जाती थी। जो व्यापार घोड़े का व्यापार करने व्यापारी निकलता था तो उसकी जितनी कीमत होती थी उस कीमत का 1/4 कर के रूप में वसूल कर लिया जाता था। ऐसे उदाहरण हमें सल्तनत काल में तुगलक शासकों के शासन काल में भी देखने को मिलता है। और इसकी जो राशि हुआ करती थी 8 टंका, जो कि 1/4 भाग कर का था, वह वसूल किया जाता था। और ये चौकियों में चुंगी इनके द्वारा जमा करवाई जाती थी। अब जो भारत के अलग अलग प्रांत थे, प्रदेश थे, तो हम उस काल में ये पाते हैं, मध्यकाल में, कि इनकी जो कर की दरें थीं वो भी अलग अलग पाई जाती थी। और सल्तनत काल का ही एक उदाहरण लें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ वस्तुओं पर, जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं थी, उनमें करों में छूट दे रखी थी। जैसे उदाहरण के रूप में हम अनाज को लें तो अनाज पर उसने कर में छूट दे रखी थी। चाहे वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अनाज लाना हो या बेचना हो तो उस पर कोई कर नहीं लिया जाता था। मुगल काल में प्रथम शासक बाबर ने काबुल, फरगना, तुर्की, एशिया माइनर और भारत के बीच में व्यापार के बारे में वर्णन उनकी जो आत्मकथा है तुझके बाबरी में हमें देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि उस समय काबुल से भी भारत का प्रमुख व्यापार हुआ करता था। तो इसके यदि हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये कहा जाता है कि बाबर के काल में 11,000 लदे हुए ऊँट भारतीय वस्तुओं को लाते थे। यानी भारतीय वस्तुएं काबुल में बाबर के समय ले जाई जाती थी। दूसरा उदाहरण हम हुमायूं के शासनकाल का ले सकते हैं, जिसमें वह विदेश से सामान लाने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया करता था। शेरशाह के काल का उदाहरण यदि हमें लें तो शेरशाह के शासनकाल में विदेशी वस्तुएं बंगाल में बिना चुंगी दिए हुए प्रवेश करती थी। उसे विदेशी वस्तुओं को कोई भी चुंगी बंगाल में प्रवेश करने पर नहीं देनी पड़ती थी। लेकिन अन्य भागों में, जैसे गुजरात लें, दक्षिण से आने वाले सामानों पर चुंगी वसूल की जाती थी। तो हर प्रदेश, हर वस्तु और हर शासक के शासनकाल में इसके संबंध में भिन्न भिन्न नीतियाँ अपनाई गई थी। अकबर और जहांगीर के शासनकाल को यदि लिया जाए तो वह विदेशी व्यापार के विकास में उन्होंने अधिक रुचि ली और उनके समय में इसको विकसित करने के लिए चुंगी दर कम कर दी गई थी। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड से जो सामान आता था भारत में, वह चांदी के एवज में खरीदा जाता था, यानी चांदी देकर उन्हें खरीदना पड़ता था। जहांगीर के बाद अगर हम नूरजहां को लें तो नूरजहां के शासनकाल में विदेशी व्यापारियों को भारत में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन या बढ़ावा मिला था। और शाहजहां के समय में विदेशी व्यापारियों और स्थानीय व्यापारी यानी भारतीय व्यापारियों के बीच में अच्छे संबंध नहीं कहे जा सकते हैं। और क्योंकि राज्य के जो कर्मचारी होते थे, किसी भी राज्य के कर्मचारी, वो विदेशी व्यापार से लाभ उठाना चाहते थे और इसी कारण विदेशियों का जो भारत में व्यापार था उसकी गति थोड़ी कम देखने को हमें मिलती है और इसके स्थान पर निजी व्यापार ज़्यादा बढ़ने लगा और इसी कारण सरकार के द्वारा शाहजहां के शासनकाल में निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। मुगल काल के अंतिम शासक औरंगजेब के समय की व्यवस्था को यदि हम देखें तो उसके शासनकाल में भी विदेशी व्यापार में काफ़ी अड़चनें पैदा की गई। इस समय
दक्षिणी भारत में युद्धों का दौर चल रहा था और इसी कारण व्यापारिक गतिविधियां कम हो गई थीं। और इस प्रकार के उदाहरण हमें विभिन्न इतिहासकारों से प्राप्त होते हैं। एक इतिहासकार है औरंगजेब के शासनकाल का खफी खां, और खफी खां के वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि औरंगजेब के समय तथा उसके पीछे के काल में आंतरिक तथा विदेशी व्यापार की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। यानी शाहजहां, नूरजहां और ये औरंगजेब के शासनकाल में आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इस समय में खिलौने, लालटेन, आईने, तस्वीरें, पालकियां आदि का भी व्यापार हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मुगल काल में प्रमुख व्यावसायिक वर्ग पाए जाते थे। स्थल मार्ग के और समुद्री व्यावसायिक वर्ग के अलग अलग वर्गों का विभाजन किया गया था। पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न, व्यापारिक पद्धतियाँ भिन्न भिन्न अपनाई गई थी। दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत के राज्यों, विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की कर व्यवस्था और विभिन्न तरीके जो थे वो विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार के कम और अधिक होते रहे। कभी विकसित रही ये व्यापारिक गतिविधियां और कभी किन्हीं कारणों से ये कमज़ोर भी पड़ती हमें दिखाई देती है। ये था आपके मुगल काल की प्रारंभिक व्यावसायिक वर्गों की स्थिति। धन्यवाद।